दोस्तों, बर्फ की चादर से घिरा अंटार्कटिका, जहां ज्यादातर 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहती है, एक वक्त में यहां पहुंचना इंसानों के लिए नामुमकिन हुआ करता था। आज तो यहां पर बहुत सी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में बहुत लंबे वक्त तक इस कॉन्टिनेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता था। वैसे तो सबसे पहले इस कॉन्टिनेंट का जिक्र ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के द्वारा 335 बीसी के दौरान मिला था, जहां उन्होंने अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बातें की थी। लेकिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे पहले ब्रिटिश ऑफिसर्स जेम्स कुक ने साल 1773 में अंटार्कटिका को दूर से देखा था। दरअसल जब वो अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर की दूरी पर थे, तो उनके रास्ते पर बड़े बड़े आइसबर्ग्स आने की वजह से और अंटार्कटिका के बेहद खराब मौसम की वजह से उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। फिर इसके बाद 1911 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखने में कामयाब रहे और उन्होंने 400 मीटर तक की दूरी भी तय की थी। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से उन्हें बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा और -60 डिग्री टेम्परेचर्स के साथ खराब मौसम में फंसने की वजह से फैल्कन और उनके टीम की मौत हो गई। दोस्तों, ऐसे ही एक बार हिटलर की नाजी एयरफोर्स ने भी अंटार्कटिका पर ऊपर से फ्लैग गिराकर इस कॉन्टिनेंट को अपना बताने की कोशिश की थी। लेकिन इतिहास में जो कोई भी हो, कभी भी फिजिकली अंटार्कटिका पर नहीं जा पाया। ऐसे में एक आम इंसान का अंटार्कटिका में जाना और एक्सप्लोर करना नामुमकिन था, लेकिन इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, साल 1969 के दौरान एक स्वीडिश बिजनेसमैन ने एक ऐसा शिप बनाए जो बड़ी आराम से अंटार्कटिका की बर्फ को चीरते हुए वहाँ के हार्श वेदर्स में भी सरवाइव कर सकती थी और लोगों को अंटार्कटिका की सैर करा सकती थी। इस शिप का नाम था लिंडब्लैड एक्सप्लोरर। लेकिन अपने कई सारे सक्सेसफुल जर्नी के बाद अचानक साल 23 नवंबर 2007 की रात को इस शिप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के केवल 42 किलोमीटर पहले ही ये शिप डूबकर समुद्र की गहराइयों में समा गई। शिप के डूबते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और शिप पर सवार सभी 154 पैसेंजर्स को सक्सेसफुली बचा लिया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी गलती थी कि जिसकी वजह से लिंडब्लैड एक्सप्लोरर डूबी और कैसे इस सुनसान अंटार्कटिका तक पहुंचकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। आइए जानते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अंटार्कटिका को लेकर हमेशा से लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये कॉन्टिनेंट बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रहा है और लोग अंटार्कटिका को सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही जानते थे। लेकिन लोगों की इस क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए एक स्वीडिश बिजनेसमैन लार्स एरिक लिंडब्लैड ने 1960 में एक ऐसी शिप बनाने का फैसला किया जो अंटार्कटिका की बड़ी से बड़ी बर्फ की चादर को बहुत ही आसानी से चीरते हुए लोगों को अंटार्कटिका की खूबसूरती से रूबरू करवाए। इसीलिए साल 1969 में अंटार्कटिका की जर्नी के लिए लिंडब्लैड एक्सप्लोरर शिप को बिल्ड किया गया। इस शिप का वजन 2300 टन था, जिसकी हाइट 240 फीट और लेंथ 73 मीटर थी। इसी के साथ ये शिप 158 पैसेंजर्स की कैपेसिटी को कैरी कर सकती थी। इस शिप के लॉन्च होते ही ये शिप पूरी दुनिया में फेमस हो गई, क्योंकि अंटार्कटिका घूमने के साथ साथ इस शिप को लग्जरियस लुक देने का भी कोशिश की गई थी, जहां पैसेंजर्स के लिए शानदार प्राइवेट रूम, डिनर और लंच सेंटर्स, एंटरटेनमेंट हाउसेस, स्पा, जिम जैसी सुविधाएं मौजूद थी। इसी के साथ पैसेंजर्स के लिए रीडिंग और रिलैक्स करने के लिए रूम अवेलेबल थे। दोस्तों, एमवी एक्सप्लोरर के लॉन्च होने के शुरुआती कुछ सालों में ही इस शिप को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते शिप में कुछ चेंजेस करने पड़े। जैसे कि साल 11 फरवरी 1972 को ये यात्रा के दौरान ये शिप अंटार्कटिका का ला प्लाजा पॉइंट के पास आइसबर्ग्स के बीच में फंस गई थी, जिसके बाद चिलियन नेवी के द्वारा शिप में मौजूद सभी पैसेंजर्स, शिप के ओनर एरिक को रेस्क्यू कर लिया गया। ऐसे ही 25 दिसंबर 1979 को विंगी आइलैंड के पास दोबारा ये शिप एक छोटे से हादसे का शिकार हो गई और दोबारा फिर से चिलियन नेवी ने शिप पे मौजूद 79 पैसेंजर्स और 34 क्रू को रेस्क्यू किया था। इस तरह से शिप का फंसकर छोटे मोटे हादसे होना किसी भी शिप के लिए कॉमन है। लेकिन एक बेहतर अपग्रेडेशन के साथ 1979 के बाद इस शिप के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि अब तो ये एक्सप्लोरर शिप बाकी दूसरी शिप्स को रेस्क्यू करने लगी थी। दोस्तों, एरिक लिंडब्लैड के गुजर जाने के बाद इस शिप ने कई सारे ओनर्स को चेंज किया और फिर आखिर में साल 2004 में कनाडा टोरंटो में गैप एडवेंचर्स नाम के एक ट्रैवल कंपनी ने इसे खरीद लिया और शिप के नाम चेंज करके एमवी एक्सप्लोरर रख दिया।
2007 तक आते आते इस शिप ने अपनी 250 से भी ज्यादा जर्नीज कंप्लीट कर ली थी, लेकिन 23 नवंबर 2007 की रात को इस शिप के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे शिप पर मौजूद सभी यात्री हमेशा याद रखने वाले थे। दरअसल नवंबर 2007 को ये MV एक्सप्लोरर 19 दिनों की एक ट्रिप कंप्लीट करने वाली थी, जिसमें ये शिप अर्जेंटीना के उशुआइया सिटी से होते हुए फॉल्कलैंड आइलैंड, जॉर्जिया आइलैंड और फिर दोबारा से अंटार्कटिका आने वाली थी। तो 11 नवंबर 2007 को शिप की जर्नी की शुरुआत होती है, जिसमें 14 अलग अलग देशों से 91 पैसेंजर्स, 9 गाइड्स और 54 क्रू मेंबर्स इस शिप में मौजूद थे। शिप के कैप्टन थे 39 साल के बेंट वाइमन, जिन्हें आइसबर्ग वाले एरियाज में शिपिंग करने का अच्छा तजुर्बा हासिल था। दोस्तों, MV एक्सप्लोरर अपने सफर में निकल चुकी थी और सभी पैसेंजर्स इस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। अब तक शिप ने 12 दिनों की जर्नी कंप्लीट करी, फॉल्कलैंड आइलैंड को क्रॉस कर लिया था कि तभी 23 नवंबर की रात को कैप्टन बेंट वाइमन एक नया रूट लेने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि कैप्टन का ऐसा अनुमान था कि जो रूट उन्होंने चुना है उस एरिया में बर्फ कम हो सकती है, जिससे उन्हें जर्नी में आसानी होगी। दोस्तों, रात के वक्त हल्की हल्की बारिश के साथ अब शिप बर्फ वाले एरियाज में एंटर करती है। अब क्योंकि शिप को लंबी दूरी तक फैली बर्फ की परत पर ट्रैवल करना था, इसलिए शिप का बर्फ के साथ कोलिजन होने पर पूरी रात नॉइज क्रिएट होने वाली थी, जिसके लिए कैप्टन द्वारा सभी पैसेंजर्स को पहले से ही डिस्टर्बेंस की सूचना दे दी गई थी और सभी को बिना डरे आराम करने को बोल दिया गया था। सभी पैसेंजर्स के सो जाने के बाद अब शिप धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जा रही थी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि कैप्टन और बाकी क्रू मेंबर्स को रूट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक से एक जोर के झटके से शिप रुक गई। इस झटके का पैसेंजर्स को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कैप्टन ने पहले ही डिस्टर्बेंस की सूचना दी हुई थी। दरअसल शिप एक बहुत पुराने बर्फ से टकरा कर रुक गई थी। इस कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि शिप के लोअर पार्ट यानी पैसेंजर डेक में होल हो गया था, लेकिन इस भारी डैमेज से कैप्टन और बाकी के सभी पैसेंजर्स अनजान थे। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे करके पैसेंजर डेक में पानी भरने लगा था और जब तक लोगों को इस डैमेज का पता चलता, शिप में पानी भर चुका था। सभी लोग अपने रूम्स में पानी देखकर हैरान हो गए थे और पूरे शिप में डर और खौफ का माहौल बन चुका था। जब पूरे शिप में अफरा तफरी का माहौल बना और पैसेंजर्स चिल्लाने लगे, तब जाकर कैप्टन को रियलाइज हुआ कि शिप को एक बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा है। इसके बाद तुरंत ही शिप के क्रू के द्वारा रेस्क्यू प्लान डिप्लॉय कर दिया गया। कैप्टन और क्रू ने मिलकर जल्द से जल्द सभी पैसेंजर्स को शिप से सेफली इवैक्यूएट करने की प्रोसेस शुरू की। इवैक्यूएशन कंप्लीट होने के दौरान कैप्टन शिप को संभालने में लगे हुए थे। हर तरफ पानी भर चुका था। हालत इतनी खराब हो गई थी कि शिप के सेपरेटर रूम में, जिसमें सभी मशीन्स मौजूद होती हैं, वहाँ भी पानी भर चुका था, जिसकी वजह से शिप की इलेक्ट्रिसिटी भी जा चुकी थी। इसी के साथ मशीन फेलियर की वजह से इंजन भी बंद पड़ गया था। अब कैप्टन समझ चुके थे कि शिप को बचाना नामुमकिन था, इसलिए शिप के कैप्टन के द्वारा आसपास के शिप्स को SOS सिग्नल भेजा गया ताकि उनके आसपास मौजूद शिप्स उन्हें रेस्क्यू कर सके। कुछ ही मिनट्स के अंदर शिप्स में इतना ज्यादा पानी भर चुका था कि शिप एक और झुक गई थी और वो कभी भी डूब सकती थी। कैप्टन के ऑर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया था और सभी पैसेंजर्स को सेफली लाइफ बोट्स पर डिप्लॉय कर दिया गया। दोस्तों, दुर्घटना वाली जगह से जॉर्जिया आइलैंड्स लगभग 42 किलोमीटर दूर था, जहां सभी लोगों को सेफली लेकर जाना था, लेकिन लाइफ बोट से इतनी दूरी तय करना इम्पॉसिबल था और अंटार्कटिका के ठंडे मौसम में खुली लाइफ बोट पर रहना भी जानलेवा था। ऐसे में जरूरी था कि कोई दूसरी शिप उन तक पहुंचकर सभी को रेस्क्यू करे, लेकिन SOS सिग्नल भेजने के बाद 4 घंटे बीत चुके थे, पर कोई भी शिप रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ ठंड के कारण सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। अंटार्कटिका की सर्द हवा को झेलने के अलावा सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर लगभग -60 डिग्री टेम्परेचर के साथ 5 घंटे बर्फीले समुद्र में सरवाइव करने के बाद सुबह करीब 10 बजे MS नॉर्डनॉज नाम का एक पैसेंजर क्रूज SOS सिग्नल रिसीव करके MV एक्सप्लोरर की लोकेशन पर पहुंचती है और लाइफ बोट पर मौजूद सभी 154 लोगों का रेस्क्यू करती है। सभी लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करने के बाद सबसे पहले जॉर्जिया आइलैंड ले जाया गया, जिसके बाद चिलियन एयरफोर्स की मदद से 24 और 25 नवंबर यानी 2 दिन के अंदर 2 फ्लाइट्स के जरिए सभी पैसेंजर्स को सेफ जगह ले जाया गया, जहां से वे सभी अपने अपने कंट्रीज जा पाए। वहीं अगर बात करें MV एक्सप्लोरर शिप की, तो लगातार 20 घंटे पानी भरने के बाद अगले दिन शाम 7 बजे ये शिप पूरी तरह डूब गई। दोस्तों, इस पूरी घटना की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि शिप के कैप्टन बेंट वाइमन की गलती की वजह से MV एक्सप्लोरर दुर्घटना का शिकार हुई।
क्योंकि कैप्टन ने शिप के फिक्स्ड रूट से हटकर दूसरे रास्ते में शिप को ले जाने की कोशिश की थी, जहां पानी में बर्फ की मोटी मोटी परत मौजूद थी, जिसे टकराकर ये शिप हादसे का शिकार हुई थी। लेकिन कैप्टन की सूझबूझ और सभी क्रू मेंबर्स की हेल्प की वजह से सभी पैसेंजर्स को बचाया गया था। इसके लिए कैप्टन की सराहना की गई थी। दोस्तों, आज के वक्त में जब ढेर सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज आ गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कहा जाता है कि MV एक्सप्लोरर शिप की स्टेबिलिटी को बीट करने वाली कोई दूसरी शिप आज तक नहीं बनी। MV एक्सप्लोरर ने अभी 250 से ज्यादा जर्नी करके लगभग 4 दशक तक लोगों को अंटार्कटिका एक्सप्लोर करने में मदद की थी। तो दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? क्या आप लोग भी कभी अंटार्कटिका एक्सप्लोर करना चाहते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।